नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ एट 10। मैं हूं आसिल गुलाटी गुम्बर। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों की तरफ। संसद के दोनों सदनों में आज कई अहम विधेयक सूचीबद्ध। लोकसभा में कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पर होगी चर्चा। राज्यसभा में लंबित विधेयकों पर चर्चा संभव। मेटा पर केंद्र सरकार सख्त। शीर्ष वैश्विक अधिकारियों को आज फिर किया गया तलब। मार्क जुकरबर्ग की माफी के बाद भी संतुष्ट नहीं है सरकार। आज कई मुद्दों पर होगी बात। बाढ़ भूस्खलन प्रभावित अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों, क्षतिग्रस्त सड़कों, पुलों और राहत शिविरों का करेंगे निरीक्षण। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में बारिश का कहर। करीब 100 साल पुराना जर्जर मकान ढहने से एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत। सीएम योगी ने लिया हादसे का संज्ञान। और ईरान की खाड़ी देशों को चेतावनी। अमेरिका ने हमला किया तो ऊर्जा ठिकानों को बनाएंगे निशाना। वहीं ओमान के साथ हॉर्मूज पर समझौता अंतिम चरण में। और अब जानते हैं सभी खबरों को विस्तार के साथ। संसद के दोनों सदनों में आज कई अहम विधेयक सूचीबद्ध हैं। लोकसभा में आज वित्त संबंधी विधेयक, कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पर सदन में चर्चा होनी है। कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक का उद्देश्य भारत को ग्लोबल कैपिटल, मैन्युफैक्चरिंग और बिजनेस के लिए ज्यादा आकर्षक और भरोसेमंद जगह बनाना है। साथ ही विधेयक के जरिए टैक्स और साथ ही कई नियम और प्रक्रियाओं को आसान बनाया जाएगा ताकि विदेशी निवेश को बढ़ावा मिले। वहीं राज्यसभा में आज लंबित विधेयकों पर चर्चा होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान कुछ सेवाओं पर स्वीकृत अनुदान से अधिक हुए खर्च की भरपाई के लिए भारत की संचित निधि से धन के विनियोग को अधिकृत करने के संबंधी विधेयक, जिसे लोकसभा पहले ही पारित कर चुकी है, उस पर सदन में विचार करने के लिए प्रस्ताव पेश करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फेसबुक पोस्ट को अस्थायी रूप से हटाए जाने के मामले में केंद्र सरकार आज एक बार फिर मेटा के वैश्विक अधिकारियों से पूछताछ करेगी। ये बैठक ऐसे समय में हो रही है जब कल मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने इस घटना सहित बाल यौन शोषण सामग्री, डीप फेक और प्लेटफॉर्म संचालन में हुई चूक के लिए माफी मांगी। सूत्रों के अनुसार आज होने वाली बैठक में आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी और मेटा की टेक्निकल टीम शामिल होगी। सरकार कंटेंट मॉडरेशन, एआई से तैयार सामग्री की निगरानी, बाल यौन शोषण सामग्री पर कार्रवाई और सत्यापित खातों के कंटेंट हटाए जाने जैसे मुद्दों पर कंपनी से विस्तृत जवाब मांगेगी। आईटी सचिव एस कृष्णन ने कहा कि ये सरकार ये समझना चाहती है कि मेटा की कुछ प्रणालियां अपेक्षित तरीके से क्यों काम नहीं कर रही और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कंपनी क्या क्या कदम उठा रही है। उन्होंने कहा, सार्वजनिक हस्तियों के सत्यापित खातों के मामलों में पर्याप्त सुरक्षा उपाय होने चाहिए। सरकारी सूत्रों के मुताबिक मेटा अधिकारियों ने स्वीकार किया कि कुछ कंटेंट को पैसे लेकर प्रमोट किया गया था और इस पर खेद भी जताया। सरकार ने कंपनी को स्पष्ट किया कि वो केवल मध्यस्थ होने का दावा कर जिम्मेदारी से बच नहीं सकती। सूत्रों का कहना है कि कंटेंट के वितरण और प्रमोशन में सक्रिय भूमिका होने की वजह से आईटी कानून के तहत मिलने वाला सेफ हार्बर संरक्षण स्वतः लागू नहीं माना जाएगा। ये पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब प्रधानमंत्री का एक फेसबुक पोस्ट तकनीकी खराबी के कारण कुछ समय के लिए हट गया था। मेटा ने इस तकनीकी त्रुटि बताते हुए पोस्ट को बहाल कर दिया और माफी भी मांगी, लेकिन सरकार ने इस स्पष्टीकरण को पर्याप्त नहीं माना। इसके बाद मेटा के शीर्ष वैश्विक अधिकारियों को तलब किया गया और अब आज दूसरे दौर की बैठक में सरकार कंपनी से जवाबदेही और सुधारात्मक कदमों पर विस्तृत चर्चा करेगी। तो फोन लाइन पर ही मौजूद है हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र। शैलेंद्र, मेटा के अधिकारियों को फिर से तलब किया गया है, तो आज भी अपनी जवाबदेही को वहां पर स्थापित करने के लिए किस तरह से मेटा अधिकारी अपनी बात रखेंगे?
जी, हम जानते हैं कि मेटा के सीईओ ने माफी मांग ली है और गलती स्वीकार की है। अब सवाल ये है कि जो सेफ हार्बर मिला हुआ है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को, अगर वो कोई ऐसी आईटी नियमों का पालन नहीं करते हैं या फिर उसमें देरी करते हैं या उसमें कोताही बरतते हैं, तो फिर आगे क्या रास्ता हो सकता है। क्योंकि हम जानते हैं कि मेटा ने अपनी माफी में ये भी कहा है कि कुछ खास तरह के कंटेंट को आगे बढ़ावा दिया गया, प्रमोशन किया गया। और हम जानते हैं कि मेटा अपनी नीतियों के तहत कुछ धनराशि भी लेता है। ये बात भी सामने आई है और ऐसे आरोप लगे हैं कि कई सारे ऐसे कंटेंट उनको जानबूझकर बढ़ावा दिया गया मेटा के प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। तो ये सब सवाल गंभीर हो जाते हैं। तो अब देखना होगा कि आगे मेटा के अधिकारी क्या कुछ कहते हैं, चूंकि आईटी मंत्रालय ने बहुत स्पष्ट तौर पर यह बता दिया है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को जो इम्यूनिटी आईटी नियमों के तहत उसे हासिल नहीं है। जो हम इस बात का जिक्र हमेशा होता है कि इंटरमीडिएट होने की वजह से इनको एक इम्यूनिटी हासिल है, इनको एक विशेष अधिकार हासिल है, यानी उन पर सीधे एफआईआर नहीं होती। जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो अकाउंट पोस्ट करते हैं उन पर कोई कार्रवाई या एफआईआर होती है। तो अगर तो शैलेंद्र से दोबारा बात करने की कोशिश करेंगे। शैलेंद्र की आवाज़ हम तक नहीं पहुंच रही है, तो मेटा अधिकारियों से आज फिर से पूछताछ होनी है। मेटा शैलेंद्र, मेरी आवाज़ आप तक आ रही है? जी बिल्कुल। हाँ, मैं ये बता रहा था कि कंपनियों के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण है कि वो किस तरह से इन बातों का जो मुद्दे उठाए गए हैं उनका जवाब देंगे। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वीडियो को हटाए जाने को लेकर, गलती से हटाए जाने को लेकर मेटा के अधिकारियों ने माफी मांग ली है, मेटा के सीईओ ने माफी मांग ली है और इसके साथ ही साथ कुछ अन्य आरोपों पर स्वीकृति भी की है। तो अब ये सवाल बहुत गंभीर हो जाता है कि क्या पब्लिक ऑर्डर खराब करने के लिए अगर कोई वीडियो पोस्ट होता है तो क्या उसको मेटा के प्लेटफॉर्म से प्रमोट किया गया था। अब ये सवाल भी उठता है और इसीलिए संसदीय समिति में हमने देखा था कि सदस्यों ने एक मत होकर कहा था कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ये बताना होगा कि आखिर उनका आंतरिक तंत्र कैसा है, वो किस प्रणाली पर काम करते हैं। और क्या ये भी कुछ सदस्यों ने बात उठाई थी कि भारत विरोधी कंटेंट को तो बढ़ावा नहीं देते। अब जब मेटा एक तरह से स्वीकार कर रहा है कि वो कुछ खास तरह के कंटेंट को उसने बढ़ावा दिया, तो ये सवाल और गंभीर हो जाता है। तो अब देखना होगा कि आगे के दौर की बातचीत में क्या कुछ मेटा के अधिकारियों की तरफ से कहा जाता है, क्या करेक्टिव जो मेजर्स हैं वो उठाए जाते हैं। तो इस पर निगाहें रहेंगी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक मामला सामने आता जा रहा है। जो बच्चों के मामले में उनके जुड़े आपत्तिजनक जो पोस्ट हैं उनके मामले में पहले ही मेटा माफी मांग चुका है, लेकिन आगे वो क्या स्टेप उठाता है जिससे इस तरह से कोई महिलाओं के खिलाफ अगर कोई आपत्तिजनक पोस्ट होता है, अश्लील पोस्ट होता है, बच्चों के खिलाफ कोई पोस्ट होता है, तो वो स्वतः हटे और फिर उसके लिए टाइमलाइन हो। इन सब बातों पर विस्तार से चर्चा हो सकती है, ऐसी जानकारी मिल रही है। शैलेंद्र, सेफ हार्बर अगर हम आम जनता के लिए इसे समझने की कोशिश करें तो किस तरह से ये सेफ हार्बर जो तमाम आईटी, अगर हम बात करें जैसे मेटा की हम लगातार यहाँ पर जिक्र करें, ये सेफ हार्बर का आखिरकार मतलब क्या होता है? ये देखिए, जब भी आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म देखते हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप या फिर ट्विटर जिसे अब एक्स के नाम से जाना जाता है, और स्नैपचैट और तमाम जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इन पे अगर कोई पोस्ट होती है और वो पोस्ट काफी आपत्तिजनक है या किसी व्यक्ति की छवि खराब करने के लिए जानबूझकर की गई है, तो जो लोग पोस्ट करते हैं उन पर मुकदमा दर्ज होता है, उन पर कार्रवाई होती है, उनके खिलाफ शिकायत दर्ज की जाती है। इंटरमीडिएट का दर्जा हासिल होने का दावा करने वाली इन सोशल मीडिया कंपनियों पर कोई, उनके अधिकारियों पर कोई केस नहीं होता। और यही सेफ हार्बर है, यानी उन्हें एक सुरक्षा मिली हुई है कारोबार करने की कि वो इन प्लेटफॉर्म पर लोगों को उनके अकाउंट के जरिए लोग अपनी बात पोस्ट करते हैं, लेकिन वो जो पोस्ट करते हैं उसका जिम्मेदार ये कंपनियां या फिर ये प्लेटफॉर्म नहीं होते हैं। अगर ये सुरक्षा हटाई जाती है तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा इन कंपनियों के लिए काम करना, और एक तरह से कहें कि उनकी जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाएगी और उनको आंतरिक जो सिस्टम है उसमें बहुत बड़े बदलाव करने पड़ेंगे और उनके भविष्य में किस तरह से वो आगे काम करेंगे इस पर सवाल खड़ा हो जाएगा। और इसीलिए हम जानते हैं कि ये मामला बहुत गंभीर है और इसलिए मुद्दा बार बार उठ रहा है कि आखिर इन्हें क्यों इस तरह की सुरक्षा दी जाए जब पब्लिक ऑर्डर खराब तमाम पोस्ट से हो रहा है, सोशल मीडिया कंटेंट से हो रहा है। चलिए, आप नज़र बना के रखिएगा। मेटा पर सरकार की सख्ती साफ तौर पर नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। और फिलहाल
वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप देखते रहिए DD न्यूज़। खाने में मेरी क्वीन के लिए क्या है? किंग मटर पनीर, किंग बैगन भरता, किंग वेज पुलाव, किंग पालक पनीर कोफ्ता। ये सब किंग क्यों? क्योंकि ये सब बना है MDH किचन किंग से का बॉस। MDH किचन किंग, असली किचन किंग। MDH मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। हर जीत की शुरुआत होती है छोटे छोटे कदमों से और हर छोटी तैयारी बदल सकती है पूरा नतीजा। क्योंकि मैदान हो या जिंदगी, छोटी से छोटी तैयारी ही देती है प्रोटेक्शन और प्रोटेक्शन ही देता है भरोसा। जैसे LIC की बीमा लक्ष्मी, एक खास प्लान सिर्फ महिलाओं के लिए, जहां छोटी बचत दे बड़ी सुरक्षा, ताकि जिंदगी के हर मैदान में आप रहे हर पल के लिए रेडी। LIC बीमा लक्ष्मी, रखे हर पल के लिए रेडी। ब्रेक के बाद का स्वागत न्यूज़ 10 में। बढ़ते आगे, बाढ़ भूस्खलन से प्रभावित पूर्वोत्तर राज्यों का दौरा कर रहे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा आज अरुणाचल प्रदेश जाएंगे। आज वो कियो प्योनोर जिले के याजाली पहुंचेंगे, जहां वो फ्लैश फ्लड और बादल फटने से प्रभावित क्षेत्रों, क्षतिग्रस्त सड़कों, पुलों और राहत शिविरों का निरीक्षण करेंगे। इसके साथ ही प्रभावित लोगों से मुलाकात भी। उनका मकसद राहत, पुनर्वास और स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति को मौके पर समझना है। साथ ही वो राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ स्वास्थ्य स्थिति और राहत कार्यों की समीक्षा बैठक करेंगे। ये उनके 3 दिवसीय दौरे का आखिरी चरण है। इसमें पहले वे असम और नागालैंड के बाढ़ और भूस्खलन वाले इलाकों का जायजा ले चुके हैं। कल JP नड्डा असम में थे। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा के साथ उन्होंने शिवसागर जिले के भिवबोर और नेपाली खूंटी इलाकों का दौरा किया था। यहाँ बाढ़ से सैकड़ों घरों को नुकसान पहुंचा, खेत पानी में डूबे और मवेशियों को भी काफ़ी नुकसान हुआ। लोगों से बात करते हुए JP नड्डा ने कहा था कि केंद्र सरकार प्रधानमंत्री की अगुवाई में असम के लोगों के साथ मजबूती से खड़ी है। राहत और पुनर्वास के काम में किसी तरह की भी कमी आने नहीं दी जाएगी। बात केरल की, जहां लगातार भारी बारिश के चलते जनजीवन प्रभावित है। कई जिलों में जलभराव और बाढ़ की स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने शैक्षणिक संस्थानों में छुट्टी घोषित कर दी। कोटायम, पथानमथिट्टा, अलपुझा के कई तालुकों में आंगनबाड़ी से लेकर प्रोफेशनल कॉलेज तक बंद रखे गए हैं। मौसम विभाग ने आज और कल पथानमथिट्टा, अलपुझा, कोट्टायम, एर्नाकुलम, इडुक्की, कन्नूर और कासरगोड समेत 8 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया। वहाँ कई अन्य जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया। राज्य में बाढ़ से अब तक 26 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि करीब 18,000 लोग राहत शिविरों में रह रहे हैं। पिछले 24 घंटे में अत्यधिक भारी बारिश दर्ज नहीं की गई, लेकिन कई इलाकों में तेज बारिश जारी रही। समुद्री तटों पर 1.2 से 1.4 मीटर ऊंची लहरों की संभावना को देखते हुए मछुआरों के साथ साथ जो टूरिस्ट हैं उन्हें सतर्क रहने की सलाह दी गई है। बात उत्तर भारत की, जहां सुबह से मौसम का कहर जारी है। राजधानी दिल्ली के साथ नोएडा, गुरुग्राम, गाजियाबाद, फरीदाबाद और आसपास के इलाकों में भारी बारिश जारी है। ऑफिस आवर्स के दौरान कई इलाकों में सड़कों पर जलभराव के कारण ट्रैफिक की रफ्तार थम सी गई। इस जाम के कारण दफ्तर आने वालों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं उत्तराखंड के हरिद्वार में भी भारी बारिश हुई है। बारिश के कारण अंडरपास में पानी भर गया और स्थानीय लोगों के साथ साथ पर्यटकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वहीं रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए जिला प्रशासन ने सभी नागरिकों और यात्रियों से सतर्क रहने की अपील की। मौसम विभाग ने 5 से 8 अगस्त के बीच उत्तर भारत में हल्की से मध्यम बारिश के अनुमान को जताया है और इस दौरान आसमान में बादल छाए रहेंगे, साथ ही रुक रुक कर फुहारें पड़ती रहेंगी। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में लगातार बारिश के बीच करीब 100 साल पुराना जर्जर मकान ढहने से एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत हुई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसा नगर कोतवाली क्षेत्र के महोली मोहल्ले में देर रात हुआ, जब परिवार के सभी सदस्य एक कमरे में सो रहे थे। सूचना मिलते ही पुलिस, फायर ब्रिगेड और राहत बचाव दल ने मलबा हटाकर सभी को बाहर निकाला। घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां 6 लोगों को मृत घोषित कर दिया गया। घायल युवक का इलाज जारी है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे का संज्ञान लेते हुए वरिष्ठ अधिकारियों को मौके पर पहुंचकर राहत कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं।
बिहार सरकार के मंत्री दीपक प्रकाश को राज्यपाल ने विधान परिषद के लिए मनोनीत किया। इस फैसले को लेकर उन्होंने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह समेत एनडीए के सभी सहयोगी दलों के नेताओं का आभार जताया। आपको बता दें कि बीजेपी के एमएलसी देवेश कुमार के इस्तीफे के बाद खाली हुई सीट पर राज्यपाल ने उन्हें एमएलसी मनोनीत किया है। जो एक जिम्मेदारी आज मिल रही है उस पर खरा उतरने के लिए और भी प्रतिबद्ध हो रहे हैं। पंचायती राज विभाग के मंत्री के रूप में जो काम कर रहे थे उस जवाबदेही पे और ज़्यादा मजबूती के साथ काम करेंगे और ज़्यादा प्रतिबद्ध होकर काम करेंगे। सभी लोगों का हम धन्यवाद व्यक्त करना चाहते हैं। बात मध्य प्रदेश की, जहां की राजधानी भोपाल में चल रही ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की बैठक का आज अंतिम दिन। दूसरे दिन भी इस बैठक में 11 सदस्य देश के जो प्रतिनिधि हैं वो सांस्कृतिक विरासत, संग्रहालय, रचनात्मक अर्थव्यवस्था, सांस्कृतिक आदान प्रदान, क्षमता निर्माण और लोगों के बीच जुड़ाव जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर मंथन कर रहे हैं। बैठक में आज ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों के घोषणा पत्र के मसौदे और सांस्कृतिक सहयोग के अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर विचार विमर्श किया जाएगा। संस्कृति कार्य समूह की बैठक के बाद शाम को रविंद्र भवन में ब्रिक्स सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन है, जिसमें ब्रिक्स सदस्य और भागीदार देशों द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी जाएंगी। ये कार्यक्रम आम जनता के लिए खुला रहेगा और भाग लेने वाले देशों की समृद्ध और विविध प्रदर्शन कला परंपराओं को देखने का अवसर प्रदान करेगा। शाम का समापन संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित रात्रि भोज के साथ होगा। 8 अगस्त को भोपाल में ही मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन होना है। इस बैठक के बाद एक घोषणा पत्र भी जारी होगा जो ब्रिक्स ढांचे के भीतर बेहतर सांस्कृतिक सहयोग के लिए साझा दृष्टिकोण और भविष्य का रोड मैप जो है उसका निर्धारण करेगा। स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर राजधानी दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने के लिए दिल्ली पुलिस मुख्यालय में अंतर्राज्यीय समन्वय बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता दिल्ली पुलिस आयुक्त अनुराग कुमार ने की। बैठक में स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान सुरक्षा व्यवस्था, अंतर्राज्यीय समन्वय, संवेदनशील स्थानों की निगरानी, खुफिया सूचनाओं के आदान प्रदान और संयुक्त कार्रवाई की रणनीति पर विस्तार से चर्चा की गई। इस बैठक में हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड, बिहार, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने भाग लिया। इसके अलावा केंद्रीय खुफिया और प्रवर्तन एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में मौजूद रहे। महाराष्ट्र में डॉक्टर्स की अनिश्चितकालीन हड़ताल के कारण सरकारी मेडिकल कॉलेज में जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उस पर असर पड़ रहा है। डॉक्टर सरकार के उस फैसले का विरोध कर रहे हैं जिसके तहत होम्योपैथ को महाराष्ट्र चिकित्सा परिषद ने पंजीकरण कराने और 6 महीने का प्रमाण पत्र लेने के बाद एलोपैथिक दवाएं लिखने की अनुमति दी गई है। महाराष्ट्र में डॉक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर अथर्व शिंदे ने बताया कि 32 मेडिकल कॉलेजेस और मुंबई नगर पालिका के अस्पतालों में हड़ताल चल रही है। उन्होंने आगाह किया कि अगर सरकार बातचीत शुरू नहीं करती तो 24 घंटे बाद आपातकालीन सेवाएं बंद कर दी जाएंगी। हालांकि एसोसिएशन के महासचिव डॉक्टर आशुतोष आदि ने कहा कि बेहद गंभीर मामलों का इलाज जारी रहेगा। एसोसिएशन ने एलोपैथ डॉक्टर के रूप में होम्योपैथ के पंजीकरण की प्रक्रिया स्थगित करने की मांग की है। जम्मू कश्मीर में श्री अमरनाथ यात्रा एक दिन के निलंबन के बाद फिर से शुरू हो गई। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच करीब 1800 श्रद्धालुओं का 28वां जत्था जम्मू से बालटाल के लिए रवाना हुआ। यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पूरे यात्रा मार्ग पर सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ाई गई। चंद्रकोट में भी श्रद्धालुओं के जत्थे की आवाजाही कड़ी निगरानी के बीच जारी रही। प्रशासन ने यात्रियों की सुविधा के लिए रास्ते में स्वास्थ्य सेवाओं, परिवहन और अन्य व्यवस्थाओं को मजबूत रखा। श्रद्धालु बम बम बोले के जयकारों के साथ पवित्र गुफा के दर्शन के लिए आगे बढ़ रहे हैं। अमरनाथ यात्रा के सफल और सुरक्षित संचालन के लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां लगातार समन्वय के साथ काम कर रही हैं। अमेरिका ईरान युद्ध के बीच ईरान ने खाड़ी देशों को चेतावनी दी कि अगर अमेरिका ने उस पर नया हमला किया तो वो पूरे क्षेत्र के अहम ऊर्जा ठिकानों को निशाना बनाकर जवाबी कार्रवाई कर सकता है। न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक ईरान ने अमेरिका के करीबी सहयोगी देशों पर दबाव बढ़ाने के लिए संदेश पहुंचाया। 2 वरिष्ठ ईरानी अधिकारियों के मुताबिक ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने सऊदी अरब, तुर्की और कतर के विदेश मंत्रियों के साथ बातचीत की।
उन्होंने खाड़ी सहयोगी देशों से अपील की कि वो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर दबाव बनाकर ईरान पर नए हमलों को रोकने की कोशिश करें। अरागची ने चेतावनी दी कि ईरान पर किसी भी हमले का जवाब खाड़ी क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी ठिकानों और ऊर्जा प्रतिष्ठानों को निशाना बनाकर दिया जा सकता है। ये चेतावनी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की उस धमकी के बाद दी गई जिसमें उन्होंने ईरान के ऊर्जा नेटवर्क और बुनियादी ढांचे पर हमले की बात कही थी। ईरान ने कहा कि ओमान के साथ हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर समझौते की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस सप्ताह समझौते की घोषणा की। संभावना जताई है कि संभावित समझौते से इस महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग को फिर से खोलने में मदद मिल सकती है और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर दबाव कम हो सकता है। हालांकि ये समझौता अमेरिका की ओर से ईरान के बंदरगाहों पर लगे प्रतिबंध हटाने पर निर्भर करेगा। ईरान ने कहा कि वो हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर कुछ नियंत्रण बनाए रखना चाहता है। ये जलमार्ग वैश्विक तेल और गैस आपूर्ति के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने कहा कि ओमान के साथ समझौते का मसौदा अंतिम चरण में है और जल्द ही संयुक्त घोषणा की जा सकती है। अमेरिका के वित्त मंत्रालय ने इराक की विमानन कंपनी फ्लाई बगदाद और उसके 2 यात्री विमानों को प्रतिबंध सूची से हटा दिया। अमेरिका ने पहले इस कंपनी पर ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स से कथित संबंधों को लेकर प्रतिबंध लगाए थे। हालांकि कंपनी के मालिक बशीर अब्दुल कादिम अल्वान अल शब्बानी पर अमेरिकी प्रतिबंध अभी भी जारी हैं। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के कैद के 3 वर्ष पूरा होने पर उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के समर्थकों ने देश भर में विरोध प्रदर्शन किया। पंजाब और सिंध में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई करते हुए 100 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया। लाहौर, मियांवाली, रावलपिंडी में पुलिस ने लाठीचार्ज कर प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर किया, क्योंकि पेशावर में पीटीआई ने रैली का आयोजन किया। सोशल मीडिया पर सामने आया वीडियो में पुलिस द्वारा बल प्रयोग और कुछ पत्रकारों के साथ कथित मारपीट भी दिखाई दी, जिस पर मीडिया संगठनों ने विरोध जताया। पीटीआई का दावा है कि गिरफ्तार लोगों में 5 विधायक भी शामिल हैं। पार्टी ने कहा कि दमन के बावजूद कार्यकर्ता इमरान खान की रिहाई की मांग और उनके समर्थन में मजबूती से खड़े हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रक्षा मंत्रालय में कई वरिष्ठ सैन्य नियुक्तियों को बदलावों के साथ उसकी घोषणा की। रक्षा मंत्री आंद्रेई बेलासोव और सैन्य अधिकारियों के साथ बैठक में पुतिन ने कहा कि इन सुधारों में सेना की कार्यप्रणाली और संगठनात्मक ढांचे को मजबूत किया जाएगा। उन्होंने हथियारों की खरीद और आपूर्ति की जिम्मेदारी उप रक्षा मंत्री अलेक्जेंडर सांचिक को सौंपने की जानकारी दी। साथ ही वैलेरी सुरडुचुक को सैन्य रसद और आपूर्ति सेवाओं का प्रभारी और उप रक्षा मंत्री नियुक्त किया गया। पुतिन ने कई सैन्य कमांड में भी बदलाव किए। आंद्रेई इवानिएव को केंद्रीय सैन्य समूह का कमांडर नियुक्त किया गया, जबकि प्योत्र मोलगारेव को पूर्वी सैन्य समूह की जिम्मेदारी दी गई। इसके अलावा टेनिस ल्यामिन को रूस की नई मानव रहित प्रणाली बलों की कमान संभालने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बात खेल जगत की। नई दिल्ली में 17 से 23 अगस्त तक होने वाले विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के ड्रॉ घोषित हो गए, जहां पुरुष एकल में आयुष शेट्टी को पहले ही दौर में मौजूदा विश्व चैंपियन चीन के शी यूकी का सामना करना है। वहीं विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत की ओर से पदक की प्रबल दावेदार पीवी सिंधु पहले दौर में आयरलैंड की सोफिया नोबल के खिलाफ कोर्ट पर उतरेंगी। सिंधु में खासी उम्मीद रहने वाली है कि वो भी एक ऐसे समय में जब हाल ही में उन्होंने जापान ओपन का खिताब अपने नाम किया। 2022 वर्ल्ड चैंपियनशिप के कांस्य पदक विजेता लक्ष्य सेन पुरुष एकल के पहले राउंड में ऑस्ट्रिया के कॉलिन्स वैलेंटाइन फिलिमोन का सामना करेंगे। वैसे इस ड्रॉ को लेकर भारतीय बैडमिंटन टीम के मुख्य कोच पुलेला गोपीचंद ने संतोष जताया और उम्मीद की कि भारतीय खिलाड़ी अपने हुनर से इस चैंपियनशिप में अपनी छाप छोड़ने में कामयाब रहने वाले हैं। भारत 17 साल बाद BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप की मेजबानी कर रहा है। I think overall it looks like a good draw from an Indian perspective, and yes, one of the big first rounds would be Shiyuchi versus Ayush Shetty. That I do believe that Ayush is very good in his attacking style of game. First round against Shiyuki is better than playing him later in the draw. So I think from that perspective, if he wins that, it opens up the draw much better. So overall, about the thoughts, I think it's a favorable draw is how I would look at it.
और फिलहाल न्यूज़ 18 में इतना ही। दीजिए अनुमति, नमस्कार।